हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के सीरीज़ में लेक्चर 2 में आज हम सी और सी प्लस प्लस का छोटा सा कंपैरिजन और ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स यानी कि ऊप्स के फीचर्स के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अगर हम सी प्लस प्लस का सी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हैं तो नॉर्मली जिन्होंने सी लैंग्वेज की हुई है वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को कि सी प्लस प्लस हमारी सुपर सेट है सी लैंग्वेज की। इसका मतलब है सी में बनाए हुए सारे फीचर्स, सारे फंक्शंस, सारी चीज़ें आप सी प्लस प्लस के अंदर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा। जब भी आप सी प्लस प्लस की फाइल बनाएंगे तो उसके एक्सटेंशन देंगे .cpp, दैट इज़ ये सी प्लस प्लस की फाइल है। जबकि जब आप सी की फाइल बनाते हैं तो आप कोई भी नाम दें, एक्सटेंशन देते हैं .c, सी में बनी हुई फाइल है। लेकिन एक बहुत बेहतर बात यह है कि सी में जितने भी कमांड्स, जितने भी तरीके हमने सीखे हैं वो सारे सिमिलर तरीके सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंटेशन में उपयोग होते हैं। यानी कि एडिटर सेम है, प्रोग्राम बनाने का जो मेथड है ऑलमोस्ट सेम है। प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो कमांड्स हम वहाँ पे देखते हैं, जो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो सारी सेम है। वो सब हम सी प्लस प्लस, क्योंकि एडिटर सेम है तो हम उस एडिटर में ही सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज में बताई गई सारी हेडर फाइल्स, जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपने यूज़ किया है समटाइम्स प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब फंक्शंस किसी न किसी लाइब्रेरी फाइल के अंदर बने हुए हैं, लाइक stdio.h, conio.h, इन सब को तो आप यूज़ करते ही हैं सी लैंग्वेज में। ये सारी सी प्लस प्लस के अंदर ऑलरेडी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सी प्लस प्लस की अपनी कुछ हेडर फाइल्स भी होती हैं, उनका उपयोग भी करते हैं। अगर हम बेसिकली देखें, सी प्लस प्लस एक बॉटम अप अप्रोच को इम्प्लीमेंट करती है, जबकि सी लैंग्वेज हमारी टॉप डाउन अप्रोच को इम्प्लीमेंट करती है। जरा इसमें हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये समझते हैं कि टॉप डाउन का मतलब है कि हम ऊपर से नीचे प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऊपर से नीचे प्रोग्राम तो हम सभी में बनाते हैं। तो टॉप डाउन का कॉन्सेप्ट प्रोग्राम के बनाने से नहीं है, कॉन्सेप्ट से है। यानी कि अगर आपको प्रोग्राम बिल्कुल शुरू से शुरू करना हो, यानी कि आप पहले प्रोग्राम, जब सारे वेरिएबल्स, जैसे मेन प्रोग्राम हम बनाते हैं, हम सी लैंग्वेज में हमने देखा है कि हम मेन प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर हम फंक्शनैलिटीज़ को डिफाइन करते हैं वन आफ्टर अनदर। लेकिन पहले हम मेन प्रोग्राम बनाते हैं, पहले फंक्शंस नहीं बनाते, पहले ऑपरेशंस नहीं बनाते, तो वो टॉप डाउन अप्रोच है। और अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं तो सी प्लस प्लस में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें हम पहले फंक्शनैलिटीज़ को डिसाइड करते हैं और उसके एग्जीक्यूशन कोड को, यानी कि जो मेन प्रोग्राम है हमारा, वो हम लास्ट में या फिर बाद में हम डिज़ाइन और डेवलप करते हैं। जब आप पहले फंक्शनैलिटीज़ को, पहले आप सारे फीचर्स को आप डिज़ाइन और डेवलप कर देते हो और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन का कोड लिखते हो कि वो फंक्शनैलिटीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। और उसके रिवर्स हमारी टॉप डाउन अप्रोच होगी। तो सी लैंग्वेज में हमने देखा प्रोग्राम हम मेन से शुरू करते हैं और उसके बाद जो हमारी फंक्शंस कॉलिंग होती है फिर हम उनको एक वन आफ्टर अनदर बनाते हैं। जबकि सी प्लस प्लस में यू विल फाइंड कि पहले हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे। ये क्या होता है हम समझेंगे आगे। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पहले डिक्लेयर डिफाइन करेंगे, देन आफ्टर वी कॉल इट इन मेन। तो मेन हम लास्ट में बनाएंगे बिल्कुल, ताकि हम अपने क्लासेस के या ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। सी प्लस प्लस हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अभी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसे बोलते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी सी प्लस प्लस में है, जो सी में नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली रन टाइम, जो एक्सेप्शंस का मतलब होता है रन टाइम एरर, तो उनको जो हैंडल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सी प्लस प्लस में हमें अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि सी प्लस प्लस और सी में डिफरेंस ये भी है कि जैसे अगर हम देखें कि सी लैंग्वेज में सी हैज़ टोटल 32 कीवर्ड्स, जबकि इन रिस्पेक्ट ऑफ सी प्लस प्लस इट हैज मोर देन 64 कीवर्ड्स। ये जो आज हम लेक्चर बना रहे हैं, धीरे धीरे इसमें और एडवांसमेंट हो रही है, तो हो सकता है कि कई सालों में इसकी और वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन आज 2020 में हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 64 कीवर्ड्स अभी तक इसमें, 64 प्लस कीवर्ड्स इसमें अभी तक बनाए जा चुके हैं। और सी में 32 कीवर्ड्स है।
मज़े की बात यह है कि सारे 32 कीवर्ड्स हम सी लैंग्वेज के अंदर C++ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन C++ के कीवर्ड्स जो नए बनाए जा रहे हैं वही बात है कि फिर वापस रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अगर ये बेसिकली इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जवाब बड़ा संक्षिप्त में देना है। कि अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ ऊप्स के यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अगर हम फीचर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग 3 मेन फीचर्स की बात करते हैं, डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, दूसरा इनहेरिटेंस और तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म। हालांकि इन सबको हम लोग अभी तो समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन सब चीज़ों से हम ऑलमोस्ट रूबरू होंगे ही होंगे। तो आपको और बेटर वे में, प्रैक्टिकल वे में समझ में आएगा कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फीचर की, दैट इज डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले एक क्लास के कॉन्सेप्ट को और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को हल्का सा पढ़ना है, उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो आप समझ लीजिए कि क्लास क्या होता है। पहले हम देखते हैं, चलिए क्लास के बारे में बात करते हैं कि क्लास क्या होता है। क्लास जैसे मान लीजिए कि हम कुछ 10 बच्चों को या 20 बच्चों को बैठ के पढ़ा रहे हैं तो दैट इज़ अ क्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्लास की बात हो रही है, यहाँ कैटेगरी की बात हो रही है। तो क्लास यहाँ पर एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी में जितने भी चीज़ें आती हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वह मेरे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर क्लास डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना रहा हूँ, तो किस तरीके से हम देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला व्हीकल इज अ क्लास, एक कैटेगरी है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? कार, स्कूटी, जीप, बस, ट्रक एक्सेट्रा आर दी ऑब्जेक्ट्स। दीज आर दी ऑब्जेक्ट। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो क्लास मेरा एक कैटेगरी का नेम है और ऑब्जेक्ट्स उसके प्रकार यानी कि टाइप है, टाइप। एग्जाम्पल, हम कभी भी कार चलाते हुए ये नहीं बोलते कि मैं व्हीकल चला रहा हूँ, ठीक है ना। व्हीकल एक इमेजिनरी नेम है, व्हीकल एक इमेजिनरी नेम है, व्हीकल नाम का कोई व्हीकल नहीं होता। हाँ, ये सब व्हीकल्स के अंदर आते ज़रूर है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नाम का कोई स्टूडेंट नहीं होता, ठीक है। बट अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ऋषि, यहाँ लिखा गौरव, ठीक है, यहाँ लिखा विकास, तो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ऋषि, गौरव, विकास आर दी स्टूडेंट। इफ दे आर स्टूडेंट देन दे आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ऋषि, गौरव, विकास, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है। कार, स्कूटी, जीप, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये जो जितने भी मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट नाम का कोई स्टूडेंट नहीं होता। अगर पूछा जाता है आपसे आप कौन है, तो आप अगर पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप बोलते हैं आई एम एन एम्प्लॉई। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय या कोई बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, तो आप बोलते हैं जी मैं आई एम अ बिजनेसमैन। बट क्या बिजनेसमैन नाम का बिजनेसमैन होता है? आप अपने नाम की जगह पे क्या बिजनेसमैन लिखेंगे, क्या स्टूडेंट लिखेंगे? इफ़ आई एम अ स्टूडेंट तो मैं अपना नाम स्टूडेंट लिखूंगा? नहीं ना, मैं अपना नाम जो होगा वही बोलूँगा, ठीक है। बट मैं क्या बता रहा हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट से मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य है कि मैं अपनी एक आपको कैटेगरी बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट के क्षेत्र में आता हूँ, मैं उसकी कैटेगरी में आता हूँ। तो क्लास इज बेसिकली कैटेगरी नेम एंड ऑब्जेक्ट्स आर दी बेसिकली द टाइप। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ हल्का सा बताया है डेटा हाइडिंग एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए और समझने के लिए।
नहीं, इम्प्लीमेंट तो हम खैर बाद में करेंगे, लेकिन समझने के लिए देखिए, कुछ डेटा ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते कि हमारी क्लास के बाहर कोई भी उपयोग करे, कोई भी। जैसे बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक में आप कस्टमर है और आपका अकाउंट वहाँ पर अभी रनिंग है, तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारी इंफॉर्मेशन बाहर रिवील हो, बाहर कोई एक्सेस करे। मैं एक्सेस करूँ क्योंकि मैं तो उसका ऑब्जेक्ट हूँ। कस्टमर इज एन क्लास नेम, और मान लीजिए गौरव इज एन ऑब्जेक्ट। तो गौरव का कोई अकाउंट है, गौरव इज एन अकाउंट होल्डर, तो गौरव कस्टमर हो गया बैंक के लिए, तो कस्टमर उसका क्लास का नेम हो गया और गौरव उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ना गौरव कैन एक्सेस हिज और हिज अकाउंट, अकाउंट्स को वो एक्सेस कर सकता है अपने कि भाई मेरा कितना बैलेंस है, क्या है क्या नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये बाहर कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर ले, हम जाके किसी का भी अकाउंट एक्सेस करने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली हम पूछें कि भाई आपका बैलेंस बताओ, नहीं। तो किसको अलाउ होगा? केवल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अलाउ होगा। अब उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब गौरव का अकाउंट अगर किसी बैंक में है तो गौरव अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस तो कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, लेकिन कंट्रोल गौरव का नहीं है, कंट्रोल सिस्टम का है। ये हम देखेंगे कि गौरव अपने अकाउंट को खुद ही अपडेट कर सकता है, लेकिन खुद अपडेट नहीं कर सकता। मतलब वो ये तो बता सकता है, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, आपने 2,000 रुपये निकाले, तो आप क्या बोलते हो? आपसे पूछा जाता है क्या बैलेंस कितना कर दे? नहीं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है 8,000 रुपये। 2,000 माइनस करके 8,000 रुपये आपको एक पर्ची थमा देगा कि अवेलेबल बैलेंस 8,000 रुपये है। पर वो आपसे कभी ये नहीं पूछता कि 2,000 निकालने के बाद बताइए कितना बैलेंस कर दिया जाए। नहीं, कंट्रोल सिस्टम के हाथ में है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिपॉजिट द अमाउंट, यू कैन विड्रॉ द अमाउंट, वर्ड ध्यान रखिएगा, अमाउंट। यू कैन डिपॉजिट और विड्रॉ अमाउंट, बट यू कैन नॉट अपडेट द बैलेंस ऑन बाय योर सेल्फ। वो सिस्टम के हाथ में है। जब आप पैसा जमा करवाने जाते हैं, आपके अकाउंट में 10,000 है, तो सिस्टम आपसे पूछता है कितने रुपए जमा कराने हैं, अमाउंट बताओ। तो आप अमाउंट बताते हैं 2,000, तो डिपॉजिट में वो क्या करता है, आपका बैलेंस प्लस अमाउंट कर देगा। ये कोडिंग लिखी जाएगी वहाँ पे। और अगर आपने बोला कि नहीं मेरे को विड्रॉ करना है, तो वो पूछता है फिर से मेरे को अमाउंट बताओ। तो अमाउंट जो आप बताओगे उसमें से आपको यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा अमाउंट को, बशर्ते वो देखना पड़ेगा कि बैलेंस का नेगेटिव नहीं आ रहा, तो आपको वो मना कर देगा। उस केस में आगे की कोडिंग होगी। बट द मेन थिंग इज दिस, इफ यू डिपॉजिट अमाउंट तो ये कार्यक्रम होगा, और अगर इफ यू विड्रॉ अमाउंट तो ये कोडिंग परफॉर्म होगी। इट इज क्लियर? तो कहने का अर्थ क्या है कि आप उस अकाउंट के होल्डर होने के बाद भी आप ही का बैलेंस है, लेकिन आपको एक्सेस करने नहीं दिया जा रहा। दैट इज अ सिक्योरिटी। तो C++ की जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू C लैंग्वेज। C++ हमें बहुत बढ़िया लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो कंपैरिजन पीछे मैंने अभी बताए हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि C++ प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी देन C लैंग्वेज, एज C++ हैज मैनी फीचर्स ऑफ oops which actually provides us the main security concepts। अगर हम देखें तो डेटा हाइडिंग इज फॉर दिस सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट कि हमारा डेटा प्राइवेट रहे, हमारा डेटा सिक्योर रहे। हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा बाहर रिवील हो अनऑथोराइज पर्सनैलिटीज के हाथ में जो हमारे डेटा को मिस हैंडल कर सके। वी डोंट अलाउ देम। तो डेटा हाइडिंग इज अ कॉन्सेप्ट, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एन इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन मीन्स लाइक आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर पहले एक पर्ची में पुड़िया डालता था, अब वो पुड़िया, वो जो मसाला है दवाई का, वो अब कैप्सूल में रैप होके आता है। देन यू टेक इट कैप्सूल व्हेन यू गॉट सिक। तो इनकैप्सुलेशन इज अ काइंड ऑफ अ थिंग कि हमने डेटा, वेरिएबल्स और फंक्शंस को हमने एक जगह पे बाउंड कर दिया है जो पहले फैले होते थे। C लैंग्वेज में यू हैव सीन कि सारी चीज़ें फैली हुई है। मतलब अगर हमें किसी एक स्टूडेंट के या कस्टमर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का फ़ोन नंबर, अब ये 3 वेरिएबल मुझे अलग अलग लेने पड़ेंगे। अगर मेरे को कस्टमर की डिटेल चाहिए, अगर मान लीजिए मुझे कस्टमर की डिटेल चाहिए, जो मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, फ़ोन चाहिए मान लीजिए, तो 3 वेरिएबल मुझे अलग अलग लेने पड़ते थे C में। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की C में। तो स्ट्रक्चर हमें कई हद तक अलाउ करता है कि हम तीनों को कंबाइन करके एक जगह पे बाउंड कर लें, ठीक है। उसी का एक ग्लिम्स है इनकैप्सुलेशन। C++ में इसी कॉन्सेप्ट्स को और इमर्ज किया गया।
मतलब एक जो क्लास कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से, अभी हम देखेंगे क्लास कॉन्सेप्ट क्या है, उसके माध्यम से हम इन वेरिएबल्स को एक जगह पे इंटैक्ट करके रख सकते हैं और इनके ऊपर जो मुझे फंक्शन करने हैं, जैसे मुझे इनकी वैल्यू रीड करवानी है कीबोर्ड से और प्रिंट करवानी है, कहीं कुछ और ऑपरेशन करवाने हैं, तो उन फंक्शंस और ऑपरेशंस और वेरिएबल्स इन दोनों को कंबाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब हो गया wrapping up all the members, all the data variables and function within a class boundary itself। हम क्लास बाउंड्री के अंदर ही इसका मतलब हो गया रैपिंग या बाइंडिंग अप ऑल द मेंबर्स। मेंबर्स क्या होता है अभी आगे चल के बताऊंगा मैं। मेंबर्स मतलब डेटा वेरिएबल्स जो सी में वेरिएबल यूज करते हैं और जो फंक्शन सी में यूज करते हैं, उनको यहाँ पे हम कलेक्टिवली मेंबर बोलते हैं, जो क्लास के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन होते हैं। रैपिंग अप ऑल द मेंबर्स ऑफ ए क्लास within a class boundary is known as basically encapsulation। That is clear? Encapsulation is wrapping up all the members of a class within a class boundary। It's known as encapsulation। अब ये होता कैसे इसको हम समझेंगे, लेकिन ये जो आप कॉन्सेप्ट इसको समझने वाला है कि आईडी, नेम, फोन नंबर जो पहले स्कैटर्ड थे, अलग अलग थे, उनको हमने कंबाइन किया और क्लास के अंदर बंद कर दिया। अब उसकी एक बाउंड्री तय हो गई। जैसे हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी एक बाउंड्री हम बना देते हैं कि ये हमारा एरिया है, कोई इस एरिया को एक्सेस ना करे। दैट इज इनकैप्सुलेशन। अब उनको सिक्योरिटी देनी है कि वो बाहर एक्सेस ना हो, तो डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग क्या कहता है आपको? डेटा हाइडिंग मीन्स टू रिवील या टू हाइड the internal detail from the outside world and to reveal only relevant information। ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। जैसे अगर आप एक MS ऑफिस खरीदते हैं तो आपको सेटअप फाइल मिलती है और आप उसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं MS एक्सेस वगैरह का यूज़ करके। अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को बोलें कि मुझे एक कोडिंग भी दे दो, तो वो कोडिंग देंगे आपको? देंगे? नहीं देंगे। बिकॉज इंटरनल चीज़ें हम नहीं रिवील करना चाहते। जितना ज़रूरी है आपको MS वर्ड में काम करना है, आपको लेटर ड्राफ्टिंग करना है, आपको एक्सेल में शीट्स बनानी है, आप स्लाइड्स बनाना चाहते हैं, यूज़ देम। हम इस चीज़ में क्यों मतलब हम ये चीज़ें क्यों यूज़र को दे देंगे कि भाई आप देखो कोडिंग कैसे बनी। अगर ऐसे होने लग गया तो सब लोग अपने हिसाब से कोडिंग जैसे जिनको मिलेगी थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त करके अपने नाम से वो सॉफ्टवेयर बेचने लग जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि कोडिंग को यानी कि इंटरनल डिटेल को छुपाना है और यूज़र को उतना देना है जितना उसको चाहिए। एज एन प्रोग्रामर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इंटरनल डिटेल हाइड करनी है, सिर्फ यूज़र को उतना देना है जितना वो चाहिए। खाना बना के दे दो, खाना कैसे बना रेसिपी नहीं देनी है, कैसे बना उसको नहीं बताना है। टू हाइड द इंटरनल डिटेल दैट इज डेटा हाइडिंग एंड दैट इज इनकैप्सुलेशन। दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये तो दो कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम समझते हैं। हम इसके बाद थोड़ा सा पहले अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एक सिंटेक्स देखेंगे जिससे हमारी पिक्चर और क्लियर होगी। क्लियर है वाली बात? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।